बच्चों, अब हम देखते हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाजीवाद ने लोगों की सोच पर गहरा असर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो यहूदियों से इतनी नफरत करने लगे थे कि अगर सिर्फ साथ के घर में ऐसा महसूस होता हो कि ये यहूदी हैं, वो पुलिस को सूचित कर देते थे। लोगों को बस यही लगता था कि सिर्फ नाजीवादी ही देश का भविष्य बदल सकते हैं, इसीलिए वो उनके भड़कीले भाषणों में आने लगे और यहूदियों से नफरत करने लगे। लेकिन कुछ जर्मनी लोग इन नाजीवादियों के विरोधी भी थे, पर अपनी जान के खतरे से वो इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते थे। वो इस कार्यक्रम को स्वीकार भी नहीं करना चाहते थे। पादरी निम्यूलर ने नाजियों का खूब विरोध किया और पाया कि लोग उनके जुर्मों की वजह से विरोधी नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों, गेस्तापो ने बड़ा ही अच्छा लिखा है। पहले वो कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। अब इसका क्या मतलब है कि उस समय नाजीवाद कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट और ट्रेड यूनियन और यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लेते थे। अब ये कहते हैं कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं था और जो थे उन्हें वो वैसे भी नहीं छोड़ते थे। मैं नहीं था इसलिए मैं अकेला ही बचा था। नाजियों के प्रचार की वजह से यहूदी अपने आप को वैसे ही समझने लगे थे जैसा नाजी उन्हें बताते थे। उनकी विचारधारा ने उनके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाल दिया था, जिसका वर्णन शर्लट बेराट ने अपनी पुस्तक थर्ड राइफ ऑफ ड्रीमेज में किया है। ऐसी मनोस्थिति के कारण कई यहूदी गैस चैम्बर में जाने से पहले ही दम तोड़ देते थे। आओ बच्चों, अब हम बात करें महाध्वंस होलोकास्ट के बारे में। नाजीवादियों द्वारा किए गए जुल्म और बर्बरता का पता अभी तक तो किसी को इतना नहीं चल पाया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी खबर बाहर फैलने लगी थी। और असल में तो इसकी कहानी दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद ही पता चली थी। यहूदी भी चाहते थे कि उनके ऊपर हुए जुल्मों के बारे में दुनिया को पता चले। इसलिए उस समय के जो लोग थे उन्होंने उस समय की सारी जानकारियाँ एक दूध के लोहे के टिन में छुपा कर दबा दी थी, जो दुनिया बहुत देर बाद जान पाई। यहूदियों का कत्लेआम नहीं रुक रहा था, इसीलिए डेनमार्क ने चोरी से अपने यहूदी लोगों को जर्मन से निकाल लिया था। इसी कत्लेआम और बर्बरता को महाध्वंस होलोकास्ट का नाम दिया गया। इसके बाद जब विश्व युद्ध हुआ और जब नाजियों को लगा कि अब वो हार गए हैं, तो उन्होंने सबको पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया ताकि वो नाजियों से जुड़ी जानकारियों को जला सकें। लेकिन फिर भी दुनिया के साहित्य, लेखों और स्मारकों और कई हिस्सों में इस महाध्वंस के बारे में बताया गया है, जो उस समय की क्रूरता और जुल्म को दर्शाता है और उन लोगों के साहस को दिखाता है जिन्होंने उस समय की बर्बरता को झेला, और उन लोगों के लिए चेतावनी है जिन्होंने इस जुल्म को चुप रहकर देखा। आगे बच्चों कुछ पत्र दिखाए गए हैं जो महात्मा गांधी ने हिटलर को लिखे थे। इसमें गांधी जी ने हिटलर को मानवता के नाम पर हो रहे खून खराबे को रोकने का निवेदन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई सालों से लड़ रहे हैं, जैसे तुम लोग लड़ रहे हो, लेकिन हिंसा का मार्ग चुनकर हम जीत हासिल नहीं कर सकते। उसमें तो करो या मरो वाला काम ही हो सकता है। हमारा लक्ष्य सरकार की विचारधारा को बदलना है, ना कि हिंसा करना। हिंसा करने से सिर्फ नुकसान ही होगा। मैं आपके दुश्मनों के आगे आपको गलत नहीं ठहराता, लेकिन ये खून खराबा किसी भी परिस्थिति का हल नहीं है, इसलिए इस खून खराबे को रोक दो। लेकिन हिटलर ने ऐसा नहीं किया और दूसरे विश्व युद्ध की आड़ में जनसंहार किया। उसमें उसने 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के लोगों को मारा, और जर्मन के ही 70,000 अपाहिज लोगों को भी मार दिया गया, और यहाँ तक कि अपने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मरवा दिया गया था। कई कत्लेआम जगह बनाई गई जहाँ पर लोगों के लिए क्रूरता दिखाई गई,
जिसके चलते दूसरा विश्व युद्ध हुआ और हिटलर हार गया। अब अगर हिटलर पकड़ा जाता तो बहुत भारी सज़ा भुगतनी पड़ती, जैसे उन्होंने लोगों के साथ किया था। ये सब हिटलर और उसके साथी पहले ही समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने पकड़े जाने से पहले ही आत्महत्या कर ली। ये अगर आप हेलमुट को याद करो तो उसके पिताजी इसी सारी प्रक्रिया में हिटलर के साथ थे, इसीलिए उन्होंने भी आत्महत्या की थी। तो ये थी नाज़ीवाद की पूरी कहानी।